हेलो गाइज, वेलकम टू रिलेट केमिस्ट्री। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। इट मीन्स यहाँ पर ये जो फैक्टर्स है, ये जो हमारे वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को अफेक्ट कर रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में हमें शिफ्टिंग देखने को मिलेगा या उसका इंटेंसिटी कम या ज़्यादा इस तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो फैक्टर्स है हमारे वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को अफेक्ट कर रहा है जी, है ना। वो फ्रिक्वेंसी जो हमें ट्रांजिशन के लिए चाहिए, है ना, जो हमें लोअर वाइब्रेशन लेवल से हायर वाइब्रेशन लेवल में ट्रांजिशन के लिए चाहिए। अब ये जो फैक्टर्स है इसी फ्रिक्वेंसी को अफेक्ट कर रहा है, तो हमें आईआर स्पेक्ट्रम में शिफ्टिंग तो देखने को मिलेगा, है ना। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स है, आइए जानते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है वाइब्रेशनल कपलिंग या फिर कपल्ड वाइब्रेशन। तो ये क्या होता है, इसको समझते हैं। इन केस ऑफ सी एच बॉन्ड ओनली वन सी एच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इज देयर, है ना। मतलब यहाँ पर ये सी और एच है, उसके बीच में सिंगल इस तरीके से बॉन्ड है, तो इसको हम लोगों को वाइब्रेशन में लाने के लिए इस तरीके से सिंपल सा वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी अप्लाई करना पड़ेगा और एक ही वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी अप्लाई करना पड़ेगा, और इस तरीके से इसमें एक ही स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगा जी, है ना। यह स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, ये इस तरीके से ही वाइब्रेट कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं जी AX2 सिस्टम का। तो देखिए इसमें क्या होता है, बट इन AX2 सिस्टम, और AX2 सिस्टम में हम लोग CH2 NH2 या CO2 एक्सेट्रा इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल है वो आते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो देखिए टू बॉन्ड्स हैव सेम वाइब्रेशनल या फिर नियरली सेम वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, सो दैट वाइब्रेशन कपलिंग टेक प्लेस, है ना। तो इसमें दो बॉन्ड प्रेजेंट है जी। जैसे कि हम लोग CO2 का बात करें तो ये हमारा बॉन्ड नंबर 1 और ये बॉन्ड नंबर 2। तो इसमें दो तरीके के वाइब्रेशन हो सकता है, एक सिमेट्रिक और दूसरा है एसिमेट्रिक या फिर एंटी सिमेट्रिक जी, इस तरीके से हो सकता है। तो इसमें हम लोग नियरली सेम वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी अप्लाई करते हैं, तो इसका जो स्पेक्ट्रा है वो इस तरीके से देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं वाइब्रेशनल कपलिंग का, तो ये जो वाइब्रेशन जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है वो इस तरीके से कपल्ड देखने को मिलता है। और इसमें जो फ्रिक्वेंसी है उसमें किस तरीके से चेंजेस देखने को मिलता है, तो देखिए इसमें लगभग लगभग 100 सेंटीमीटर इनवर्स का ही डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग CH2 का एग्जांपल देख रहे हैं, तो यहाँ पर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए हम लोगों को 3000 सेंटीमीटर इनवर्स यूज़ करना पड़ेगा, है ना। इतना वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी चाहिए जब हम इसको एसिमेट्रिक वाइब्रेशन में लाएँ। और सिमेट्रिक वाइब्रेशन के लिए या सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए 2900 सेंटीमीटर इनवर्स इतना हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए रहता है। और NH2 के लिए 3400 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसमें सिमेट्रिक के केस में 3300 सेंटीमीटर इनवर्स इतना हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए रहता है। तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी का डिफरेंसेस है वो 100 सेंटीमीटर इनवर्स का रहता है। तो ये होता है दोस्तों हमारा वाइब्रेशनल कपलिंग। इसकी वजह से भी हमें जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलता है। ये जो फैक्टर्स है वो हमारे सीधा सीधा वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को अफेक्ट करता है, राइट। इसका मैं ओवरऑल कंक्लूजन बताऊं तो क्या होता है, तो समझिए यहाँ पर ये दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम होता है दोस्तों, लेकिन इसमें हम लोग दो तरीके के स्ट्रेचिंग देखते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग देखते हैं। जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होता है उसके लिए हमें कम वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी का जरूरत पड़ता है, मतलब इसकी वजह से वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होता है। और एंटी सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक के लिए हमें ज़्यादा वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी का जरूरत पड़ता है, तकरीबन 100 सेंटीमीटर इनवर्स ज़्यादा हमें वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी का ज़रूरत पड़ता है। इसलिए वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी यहाँ पर इंक्रीज़ होता है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के केस में। तो इसकी वजह से ही हमें वाइब्रेशन कपलिंग देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से हमें कपल्ड सिग्नल जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वाइब्रेशनल कपलिंग की वजह से वो अफेक्ट होता है। तो ये था फ्रेंड हमारा फैक्टर नंबर 1। अब हम लोग फैक्टर नंबर 2 देखते हैं, दैट इज़ फील्ड इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, ये कुछ कुछ न्यूक्लियर ओवरहाउजर इफेक्ट NOE की तरह होता है फ्रेंड। जिस तरीके से हम लोग NMR में देखा था कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप या एटम है और यहाँ पर जो एटम है उसका अगर जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से यहाँ पर रिपल्सन होगा। तो इसकी वजह से उसके NMR फ्रिक्वेंसी में या NMR सिग्नल में चेंजेस देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर हम लोगों को वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में चेंजेस देखने को मिलता है इसकी वजह से। तो देखिए टू फंक्शनल ग्रुप ऑफ्टेन इन्फ्लुएंस ईच अदर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी थ्रू स्पेस इंटरेक्शन, आइदर स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। इस वजह से हमें वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में ये चेंजेस देखने को मिलता है। इस वजह से ये जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे के वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को। तो देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पर भी जुड़ा है, ऑक्सीजन है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ पर ये क्लोरीन है।
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्लोरीन है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है मेथाइलिन ग्रुप ऐड होने पर। इस वजह से दोनों के वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में चेंजेस देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर कम। तो इस वजह से भी हमें ये वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में चेंजेस देखने को मिलता है जी, है ना, फील्ड इफेक्ट के कारण में। अब उसके बाद है थर्ड है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो टू टाइप्स का होता है ना। मेनली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सेकेंड है हमारा है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमें ब्रॉड बैंड प्रोवाइड करता है, गिव राइज टू ब्रॉड बैंड, है ना, कुछ इस तरीके से ब्रॉड बैंड। और उसके बाद इंटरमोलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से हमें शार्प बैंड देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। अब ये जो इंटरमोलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कंसनट्रेटेड डिपेंडेंट होता है, और ये जो होता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट क्यों होता है, क्योंकि ये जो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये हमारा एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल है और ये हमारा दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इस तरीके से अटैच है। अगर ये कंसनट्रेटेड नहीं रहेगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगा जी, है ना। इस कारण ये जो इस कारण से जो हमारा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, और हमें ब्रॉड जो बैंड है वो प्रोवाइड करता है 3550 टू 3200 सेंटीमीटर इनवर्स में हमें ब्रॉड सिग्नल ये या ब्रॉड बैंड हमें प्रोवाइड करता है। जो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इसकी वजह से हमें ये ब्रॉड पीक देखने को मिलता है इस रीजन में जी। अब हम लोग देख लेते हैं जी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो देखिए, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है वो एल्कोहल मॉलिक्यूल के इस तरीके से बीच में इस तरीके से प्रेजेंट होता है, एटम टू एटम इस तरीके से कनेक्ट करता है। जो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इस वजह से हमें इसमें जो कंसंट्रेशन है उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता और शार्प पीक देखने को मिलता है इस रीजन में। 3650 टू 3590 सेंटीमीटर इनवर्स इतने रेंज में हमें सिग्नल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से भी हमें जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है उसमें चेंजेस देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ है, इसमें है इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फोर्थ है हमारा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है हमारे वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को किस तरह से अफेक्ट करता है। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है ये 3 टाइप्स का होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड कंजुगेशन इफेक्ट। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अगेन ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये 2 टाइप्स होता है इसका भी, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। जहाँ पर हमारा माइनस आई इफेक्ट लगता है वहाँ पर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हायर रेंज में हम लोगों को बैंड देखने को मिलेगा। और जहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगता है वहाँ पर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को कम रेंज में हम लोगों को सिग्नल देखने को मिलेगा जी। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी माइनस आई इफेक्ट को। तो देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप causes minus I effect which result in the bond order to increase, the force constant increase and hence the wave number of absorption rises। मतलब कि इसके साथ साथ क्या इंक्रीज हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट में क्या क्या इंक्रीज होता है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है पहली बात तो। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज हुआ तो फोर्स कांस्टेंट भी जो इंक्रीज हो जाता है, और फोर्स कांस्टेंट अगर इंक्रीज हुआ तो वेव नंबर भी इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स जो हमारा सिग्नल का रेंज है वो बढ़ जाता है जी, है ना। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन को देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं जुड़ा है, लेकिन डाइक्लोरो एसीटोन के केस में देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ दिया, तो यहाँ पर इसका जो रेंज है वो इंक्रीज हो गया, है ना। ये हमें हायर रेंज में हमें बैंड देखने को मिला डाइक्लोरो एसीटोन का, ठीक। ये होता है हमारा जी माइनस आई इफेक्ट। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी प्लस आई इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल, है ना, एल्काइल ग्रुप causes प्लस आई इफेक्ट विच रिजल्ट इन वीकिंग ऑफ बॉन्ड, है ना। जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है। अब बॉन्ड वीक हुआ तो फोर्स कांस्टेंट भी डिक्रीज हो जाता है या कम हो जाता है। अब फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज हुआ तो फ्रेंड हमारा वेव नंबर है वो भी, वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, राइट। यानी कि ये कम रेंज में हम लोगों को ये सिग्नल या बैंड हमें प्रोवाइड करेगा प्लस आई इफेक्ट के कारण जी। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, इसकी वजह से हमें यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं जुड़ा है तो इसका रेंज है इस वजह से कम हो जाता है जी। और उसके बाद देखिए सेकेंड है, इसमें है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये भी अगेन दो टाइप होता है इसका भी, प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट की वजह से जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाता है, और माइनस एम इफेक्ट की वजह से वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाता है जी।
है ना। तो मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। इज अ केमिकल फिनोमिना दैट अकर व्हेन अ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, व्हेन अ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज redistributed, है ना, when a molecule's electron density is redistributed due to the interaction of pi bonds और a pi bond and a lone pair of a electron, है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसकी वजह से हमें ये वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में चेंजेस देखने को मिलता है। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट और यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट क्यों लग रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पर इस तरीके से अटैच है ना, एमिनो ग्रुप यहाँ पर अटैच है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहाँ उसका जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो हो रहा है। और यहाँ पर क्या कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है यहाँ पर। और यहाँ से भी इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका जो शिफ्टिंग है या रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट लगता है और इस वजह से इसका जो रेंज है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, ज़्यादा रेंज में हमें बैंड देखने को मिलता है और इसका कम मिलता है, राइट। तो प्लस एम इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं तो देखते हैं। फर्स्ट इसमें है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जैसे कि उसमें एल्कोहल में होता है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पर देखिए एल्कोहल में होता है, एमीन्स में होता है और बेंजीन में भी होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये जो होता है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये होते हैं। साथ ही साथ एल्कोक्सिल ग्रुप भी होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एमिनो और मेथॉक्सी ग्रुप भी होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। उसके बाद माइनस आई इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप वो शो करते हैं वो देखिए। यहाँ पर है नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो भी माइनस एम इफेक्ट ये शो करता है। साथ ही साथ साइनो सल्फोनाइल एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप भी हमारा माइनस आई इफेक्ट देते हैं जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इस वजह से हम लोगों को प्लस एम इफेक्ट या फिर माइनस एम इफेक्ट देखने को मिलता है जी। अब थर्ड इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जी हमारा कंजुगेशन इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, कंजुगेशन मीन्स क्या होता है कि अल्टरनेट में इस तरह से डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से हमें जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो हमें कम देखने को मिलता है और जिसमें कंजुगेशन नहीं होता उनमें हम लोगों को वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है कंजुगेशन इफेक्ट को। तो देखिए व्हेन द कंजुगेशन इफेक्ट इज इंक्रीज यानी कि डबल बॉन्ड इस तरीके से अल्टरनेट में प्रेजेंट रहता है, उस वजह से क्या होता है फोर्स कांस्टेंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है और इस वजह से जो हमारा वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो भी डिक्रीज हो जाता है जी। कुछ इस तरीके से इसमें अगर कंजुगेशन है तो इसका जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो कम और इसमें कंजुगेशन नहीं है तो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है। अब उसके बाद देखते हैं फर्मी रेजोनेंस। तो देखिए ये क्या होता है, द इंटरेक्शन बिटवीन फंडामेंटल्स वाइब्रेशन एंड ओवरटोन वाइब्रेशन इज रेफर टू एज फर्मी रेजोनेंस, है ना। तो इन दोनों वाइब्रेशन का इंटरेक्शन होता है वो होता है हमारा फर्मी रेजोनेंस। पहले ये चीज़ समझिए कि फंडामेंटल वाइब्रेशन क्या होता है और ओवरटोन वाइब्रेशन क्या होता है। तो जब हमें 0 to 1, है ना, ध्यान दीजिए, केवल और केवल 0 to 1 ट्रांजिशन देखने को मिलता है उसे हम लोग कहते हैं जी फंडामेंटल वाइब्रेशन, है ना, फंडामेंटल वाइब्रेशन। और जो ये जो बैंड मिला है उसे हम लोग कहते हैं जी फंडामेंटल बैंड। और जब हमें 0 to 2, 0 to 3, 0 to 4 इस तरह के ट्रांजिशन देखने को मिलता है उसे हम लोग कहते हैं जी ओवरटोन वाइब्रेशन और इसकी वजह से हमें ओवरटोन बैंड देखने को मिलता है जी। अब ये दोनों अलग अलग बैंड है और अलग अलग वाइब्रेशन है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है इन दोनों में इंट्रैक्शन हो रहा है, इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है जी फर्मी रेजोनेंस देखने को मिलता है और इसकी वजह से भी हमें वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये जो फैक्टर है वो हमारे वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को अफेक्ट या इन्फ्लुएंस करते हैं जी, राइट। अब लास्ट यहाँ पर देखिए जी बॉन्ड एंगल। तो इसकी वजह से हमारा जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो किस तरीके से अफेक्ट होता है। तो देखिए जहाँ पर हमारा बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है दोस्तों वहाँ पर हमारा जो रिंग स्ट्रेन है वो डिक्रीज हो जाता है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन के केस में इसका जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा है तो यहाँ पर रिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा कम, और जहाँ पर रिंग स्ट्रेन कम है वहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी वो कम रहेगा जी, है ना। इट मीन जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगा जहाँ पर रिंग स्ट्रेन कम है या डिक्रीज है उसकी वजह से। तो देखिए यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो रिंग स्ट्रेन कम है, मतलब इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो भी कम होगा, राइट। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा है। उसके बाद देखिए अब हम लोग बॉन्ड एंगल को कम करते हुए इस तरीके जा रहे हैं तो इसका है 109.5 डिग्री इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है, मतलब इसका जो रिंग स्ट्रेन है वो कम है साइक्लोहेक्सेन का, इसलिए इसका जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो कम है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग साइक्लोपेंटेन में। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो हम लोग इसको कम कर दे हैं 108, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो होता है, इसलिए इसका जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद देख लीजिए साइक्लोब्यूटेन।
तो यहाँ पर हम लोग बॉन्ड एंगल को और भी कम कर दिए है ना, इसके कंपैरिजन में बॉन्ड एंगल को और कम कर दिया, तो ये बन गया हमारा साइक्लोब्यूटेन। तो इसके वजह से जो इसका रिंग स्ट्रेन है वो भी कम हो जाता है, इसलिए इसका जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा आता है। और सबसे ज़्यादा इसमें आता है साइक्लोप्रोपेन में। इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री होता है, इसकी वजह से जो हमारा रिंग स्ट्रेन है वो और भी ज़्यादा हो जाता है ना। बॉन्ड एंगल कम है तो रिंग स्ट्रेन ज़्यादा होगा, इसकी वजह से जो हमारा वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो भी ज़्यादा होगा फ्रेंड। तो ये था फ्रेंड हमारा कुछ फैक्टर जो हमारे वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को अफेक्ट या इन्फ्लुएंस करते थे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।